नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह खंगारोत आपका हमारे चैनल स्कूल एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसकी दो भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो कक्षाएं हम इसकी ले चुके हैं। इस चैप्टर में से आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपने इसके पहले दोनों भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको इसका पहला भाग और दूसरा भाग भी मिल जाएंगे और आप उन वीडियो कक्षाओं को आप अटेंड करिए। अब तक हमने जो हमारे दो भाग हैं उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं उनके प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन के बारे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है एक्चुअल के अंदर। देखिए, ऑक्सीकरण संयोजन वियोजन के आधार पर हम बताते हैं कि ऑक्सीकरण की और अपचयन की परिभाषा क्या होती है। ये अलग अलग प्रकार के इसकी डेफिनेशंस होती है, अलग अलग आधार पर आप इसको परिभाषित कर सकते हो। ऑक्सीजन के जोड़ने के आधार पर बता रहा हूं, अब आपको ध्यान देना, ऑक्सीजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर कौन सा तो ऑक्सीकरण होगा और कौन सा अपचयन होगा वो बात कर रहे हैं। याद रखना, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी तरह की कोई डाउट यहाँ पे? अब देखिए, यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिल्कुल इसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आप देख पा रहे हो, इसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसके विपरीत अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीकरण का निकलना अपचयन कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑक्सीजन के आधार पर परिभाषित करना हो तो क्या करोगे? ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो आपका अपचयन। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर आप देखोगे, यहां पे ऑक्सीजन इसमें थी, लेकिन यहां देखो ये निकल के अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ये निकल के अलग हो गई। यानी कि ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन अगर निकल गई तो अपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन के आधार पर परिभाषित करना हो तो उसमें ऑक्सीजन क्या कर रहे थे? जोड़ने पे ऑक्सीकरण हो रहा था। यहां क्या होगा? हाइड्रोजन निकलने पे ऑक्सीकरण होगा। ध्यान देना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन निकलती है उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ हाइड्रोजन पहले से इसके अंदर है लेकिन सल्फर से ये अलग निकल गई है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ अलग हो गई है पानी के साथ में, और यहाँ आपका सल्फर है। यहाँ क्लियरली मेंशन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ भी आप अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, अगर ये एथेनॉल है, एथेनॉल ये सब पढ़ेंगे अपन कार्बन और उसके यौगिक में, इनके सूत्र अलग से कैसे बनाते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में भी आपने देखा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपकी निकल रही है। देखो, पहले इसमें हाइड्रोजन इसी के साथ थी लेकिन यहाँ पर निकल रही है। तो हाइड्रोजन अगर आपकी निकल रही है, पदार्थ से निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। इसके विपरीत अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, ठीक है, तो उन्हें को बोलेंगे अपचयन। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपचयन। अपचयन किसको बोलेंगे? जिसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा हो। ठीक है, उसको ही अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे? अपचयन। ध्यान देना, ऑक्सीकरण और अपचयन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीकरण को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? या तो ऑक्सीजन का योग हो बताया, या हाइड्रोजन निकल रहा हो तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। अपचयन को कैसे बोलेंगे? या तो ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन का योग हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर इनको परिभाषित करना है। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है उनको ऑक्सीकरण कहते हैं। इनके ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। विद्युत धनी तत्व जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र होता है। तो Na जो होता है वो उसमें उस पर प्लस लगता है ऊपर। ठीक है, और Cl पे क्या लगता है? माइनस लगता है। तो एक तो इनमें क्या होता है? विद्युत धनी तत्व, और एक होता है विद्युत ऋणी तत्व। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है। यहाँ आप देखोगे ये है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में, तथा नीचे वाले एग्जाम्पल में H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है,
इसी तरीके से वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों में विद्युत धनी तत्वों का योग हो रहा हो अगर, ठीक है, यहाँ तो निकल रही है विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन, तो ऑक्सीकरण और विद्युत धनी तत्वों का योग हो रहा हो तो इनको क्या बोलेंगे अपन, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इनको अपन, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ देखोगे आप इनका योग हो रहा है, ठीक है, इनके साथ में अपचयन हो जाएगा। विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पे आपको बताना है। अगर विद्युत ऋणी तत्व से योग हो रहा हो, ठीक है, संयोग हो रहा हो तो ऑक्सीकरण कहते हैं, और विद्युत ऋणी तत्व आपका निकल रहा हो, उसमें से निष्कासित हो रहा हो तो अपचयन कहते हैं। जस्ट अपोजिट है, जैसे आपने उसमें पढ़ा ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीजन के आधार पे, तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन अगर निकलता है तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो अपचयन। उसी तरीके से आपका यहाँ पर दे रखा था विद्युत धनी तत्वों के अंदर कि विद्युत धनी तत्व अगर निकलता है तो ऑक्सीकरण और अगर जुड़ता है तो अपचयन। यहाँ उल्टा है, यहाँ विद्युत ऋणी तत्व जो है ना वो आपका अगर जुड़ता है तो ऑक्सीजन और अगर निकलता है तो अपचयन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ट्रिक बना के आप इनको याद कर सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से संयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। ये संयोग होने के बाद में इससे संयोग हो रहा है, विद्युत ऋणी तत्व हो ही गए आपके, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम का अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन से संयोग करके, मैंने बताया ना NaCl में Na के ऊपर प्लस वो तो विद्युत धनी तत्व और Cl के ऊपर माइनस वो विद्युत ऋणी तत्व, तो उस ऋणी तत्व से संयोग करके क्या बनाता है आपका ऑक्सीकरण बनाता है। अब देखते हैं वे विक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व निकलता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। जैसे यहाँ पे फेरस के साथ में क्लोरीन, इसमें विद्युत ये आपका तत्व है आपका, ठीक है। तो ये क्लोरीन आपका एक यहाँ से निकल गया, यहाँ 3 क्लोरीन थे, देखो यहाँ 2 ही रह गए, एक ये जो क्लोरीन है ना ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ में निकल लिया, ठीक है। तो यहाँ परिभाषित हो रही है, परिभाषा आपकी परिभाषित हो रही है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है तो आपका क्या हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित कर सकते हो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन, अणु कुछ भी जो भी हो वो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ ध्यान देना, सोडियम है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, ठीक है, तो यहाँ एक प्लस का निशान लग जाता है। ध्यान देना, जिसमें से जो निकलता है ना वहाँ प्लस का निशान लग जाता है, और जिसमें अगर कोई चीज जुड़ती है वहाँ माइनस का निशान लग जाता है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये देखिए फेरस के साथ में Fe2+ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, Fe3+ जुड़ जाएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये आपका निकल गया। इसी तरीके से यहाँ पे परिभाषा पढ़िए आप, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब ये पहले तो अकेला ही था लेकिन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, ठीक है। पहले आपका सोडियम अकेला था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना त्याग दिया, अलग कर दिया, और खुद के ऊपर ये चार्ज लगा लिया कि मेरे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन उधार है, मैंने मतलब ये प्लस का निशान ये प्रदर्शित करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है, ठीक है। अब जैसे फेरस की बात करें, ये रहा अभी +2 है, इसका मतलब पहले से इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ एक और निकल गया, तो क्या हो गया, प्लस की जगह +2 की जगह +3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन, अणु जो भी आप इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, मैंने बताया ना, जो त्याग रहे थे तो क्या लगा रहे थे अपन प्लस, अब ये ग्रहण कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, माइनस, ठीक है। यहाँ फिर देखो ये ग्रहण कर लिया इसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ -2 हो गए, पहले माइनस अकेला ही था यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि तत्व, परमाणु, आयन, अणु अगर आपके इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर तत्व, परमाणु, आयन, अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपचयन कहते हैं। साथ के अंदर 2 एग्जाम्पल इनके जरूर याद कर लेना, पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अब आ जाते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया पे, ध्यान देना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो, ठीक है, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो अपचयन भी हो रहा हो, तो उनको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका दे रखा है Zn जो है वो आपका सल्फेट के साथ में, ये यहाँ पे इस सल्फेट के साथ में आ गया और कॉपर आपका अलग हो गया यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, ध्यान देना, उपरोक्त अभिक्रिया में Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण होगा, कारण कि इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसने, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, पिछली स्लाइड में ही आपने पढ़ा है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको ऑक्सीकरण। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ठीक है, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वो ऑक्सीकरण हो रहा है Zn का, किसमें, ZnSO4 में। अब आप कहोगे इसमें इलेक्ट्रॉन तो अलग से दिखाई नहीं दे रहा, कारण क्या होता है, ZnSO4 को अगर आप लिखोगे तो Zn के साथ तो प्लस लिखा हुआ आएगा, SO4 के साथ -2 लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो वो उस -2 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो क्या होता है आपका ऑक्सीकरण, और उसी टाइम क्या हो रहा है आपका कॉपर सल्फेट का Cu में अपचयन भी हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका जुड़ भी रहा है। अगर ये एग्जाम्पल भी आपके समझ में नहीं आया हो तो आप ये इजी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने बताया किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन जहाँ साथ साथ हो रहे हो। अब देखो यहाँ साथ साथ क्या हो रहे हैं, इसको समझने के लिए बहुत ही इजी आपका एग्जाम्पल है, ये सबसे इजी एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन इसके अंदर है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन निकल रहा हो तो क्या बोलेंगे, अपचयन। यहाँ ऑलरेडी है ऑक्सीजन, ठीक है, अब इसमें से निकल गया ऑक्सीजन और फेरस अकेला ही बच गया। यहाँ देखो फेरस अकेला ही बच रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया यहाँ पर, अपचयन। अब इस पे आ जाते हैं, देखो 3CO, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पे, 3। यहाँ क्या हो रहा है, देखो अब क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन यहाँ कितने मिल रहे हैं, 6, 2 तो हैं ही, 7 के अंदर आगे 3 भी लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है इस केस के अंदर, अगर आप अणुओं को, इसको द्रव्यमान संख्या को अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ गए। तो ऑक्सीजन अगर योग करता है, ऑक्सीजन संयोग होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकल के अगर बाहर आता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। तो एक ही टाइम पे ये दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो इस तरीके की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, उदाहरण से समझाइए। एक चीज और बताने वाली बात है कि अगर आपके डेफिनेशन में पूछे कि आपको जो भी अभिक्रिया है उसकी परिभाषा किसी भी अभिक्रिया की पूछता है, आपको अगर उसका एग्जाम्पल नहीं पता है तो मत लिखना, ठीक है, आप एग्जाम्पल तभी लिखेंगे जब आपको उसका पता हो। अच्छी बात है, आप अगर उसको, आपको अगर उसमें दे रखा है कि आप उदाहरण से ही समझाइए, आप अगर परिभाषा लिख के आ जाते हैं, नहीं लिख के आते हैं उदाहरण, तो आपके मार्क्स कटेंगे, डेफिनेट कटेंगे। लेकिन अगर पूछा है कि इसको परिभाषित कीजिए, आप जबरदस्ती एग्जाम्पल भी लिख के आ रहे हो, अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, आप उसको ढंग से परिभाषित कर रहे हो, लेकिन आप तभी लिखिए उसको जब आपको पूरा आता हो, सटीक आपको एग्जाम्पल आता हो। अगर आपने प्लस माइनस भी इधर से उधर कर दिया तो आपका वो एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, उसका अलग मीनिंग निकल सकता है, उस अलग मीनिंग के चक्कर में आपकी डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। तो यही कहूंगा कि अगर परिभाषा, सिर्फ परिभाषा पूछिए तो सिर्फ परिभाषा ही लिखनी है, उदाहरण से ही समझा रखा है तो उदाहरण से ही तो उसको समझाना है। यहाँ आपने पढ़ा जैसे कि इन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ, हाँ मैंने बताया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स बोलते हैं। लेकिन जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसको हम अपचायक कहते हैं, उल्टा है ध्यान रखना, और जिस पदार्थ का अपचयन हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई, वे पदार्थ, वे अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, और जिस आपका अभिकारक का आपका ऑक्सीकरण हो रहा हो उसे हम अपचायक कहते हैं, और जिस अभिकारक का आपका अपचयन हो रहा हो उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अपचायक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी आपसे अक्सर पूछी जाती है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो उसमें भी आपको ये अभिक्रिया आएगी। आपके 5वें नंबर के चैप्टर में भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है इस अभिक्रिया के अंदर। लेकिन यहाँ आपकी इसके अंदर परिभाषा दे रखी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो अम्ल व क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो ठीक है, तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार हम 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आपको उसके वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, इसमें H दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ये अम्ल है, ठीक है। क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो आपके OH- आयन देते हैं, OH- आयन है इसके अंदर। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में तीखे होते हैं, ये भी आपको डेफिनेशन के अंदर उसमें बताया जाएगा। जो अम्ल जो है वो यहाँ क्षार से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, एक तो लवण, आपका जो साधारण नमक होता है NaCl,
ठीक है, नमक का सूत्र होता है वो बना रहा है, एक क्या बना रहा है, जल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल आप रट लेना, ये आपकी इक्वेशन आपकी आएगी ही आएगी। ये देखो अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन में भी आप इसको लिख सकते हो। द्विविस्थापन में कैसे लिख सकते हो, H तो आ गया यहाँ इस OH के साथ में और Na आ गया Cl के साथ में, तो 2 बार विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो आप इसी उदाहरण को द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अम्ल के हाइड्रोजन आयन H+ मैंने जो बताया वो क्षार के हाइड्रोक्सिल आयन OH- से क्रिया करके जल बनाते हैं। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अम्ल का H ये आयन, ठीक है, यही कह रहा है अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से, क्षार का ये OH आयन से। देखो यहाँ एक H, यहाँ एक ही H है, यहाँ OH है, तो H कितने हो गए, 2, यानी कि H2 और ये O, इसको अलग से जल बना दिया। यही तो कह रहा है ये अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये आपका लवण हो गया। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखना है इसकी परिभाषा के अंदर, अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षार जब आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तो इस तरीके की अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगली कक्षा के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक, अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपका इस कक्षा से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी schoolacademy_up212@gmail.com पर आप हमको मेल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।